कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन सही किया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं स्कूल ब्यूटी एला से दूर रह सकूं। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले, एला के दोस्त हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गए। जैक, एला कह रही है कि उसका पेपर आज अच्छा नहीं गया। बेहतर होगा तुम अपनी शीट खाली छोड़ दो, वरना उसके सामने गिड़गिड़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। मैंने एला को देखा, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। मैंने सर हिलाया और कहा, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जिसको भी उसका पिछलग्गू बनना है बने, मेरा हो गया। मैं मुड़ा और तुरंत अपने फैमिली बटला को फ़ोन किया। हम उनकी फैमिली को जो भी सपोर्ट दे रहे थे उसकी एक एक पाई बंद करवा दी और उन्हें सड़क पर भिजवा दिया। एला ने गुस्से में मुझे 99 बार कॉल किया, मैंने एक भी नहीं उठाया। अब घबराहट हो रही है। ये सारी एनर्जी पहले कहाँ थी? अपने पिछले जन्म में मैं इस देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और फिर भी मैं किदकिदाया था अपने ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के सामने। उससे शादी करने के लिए मैंने अपने पापा की दी हुई कंपनी उसके नाम कर दी थी। उसने मेरे पैसे खुलकर खर्च किए और किसी और से प्यार कर बैठी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सर पर चढ़ा रखा था, उसे अपने पालतू की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मुझे नौकर की तरह रखती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगने के लिए कॉल किया। उसने ठंडे से कहा, इतने सालों से तुम मुझसे चिपके हुए थे, ये एक बुरा सपना था। जैक, हम सब पर एक एहसान करो और दोबारा पैदा हो जाओ। जब मैं मर रहा था तब मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे थाम रखा था और समझा कि जिस अमीर लड़की को मैंने ठुकराया था वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैंने खुद को हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पाया। उस साल मैं डेस्क पर सर रखकर सो रहा था, तभी एला ने मुझे हिलाकर जगाया। रायन का पेट खराब हो रहा है, जाओ उसके लिए एंटासिड्स ले आओ, फिर कैफेटेरिया से लंच ले आना, मीट ज़्यादा लेना, वो बहुत पतला है, उसे और खाने की ज़रूरत है। रायन अपनी डेस्क पर बैठा था। भीड़ उसके आसपास ऐसे जमा थी जैसे वो कोई राजा हो। सब उसके पेट दर्द की चिंता कर रहे थे और जाहिर है एला से ज़्यादा फिक्र किसी को नहीं थी। और मैं एला का बिना दिमाग वाला पिछलग्गू था। हर दिन क्लास में सोता रहता था, हर ब्रेक में उसके लिए खाना लाता, ड्रिंक्स खरीदता और उसके काम करता था। अब जब मुझे पता था कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ, एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी। मुझे बस खड़ा देखकर एला चिल्लाई, तुम क्या देख रहे हो, जाओ और जल्दी करो। वो रायन के पास गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। रायन ने मेरी तरफ देखा और एला से कहा, जैक को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, उसे ये सब करना पसंद है। अगर मैं उसे नहीं कहूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, है ना जैक? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 लोगों का पूरा खाना लिया। पास में एक क्लासमेट ने मुझे देखा और धीरे से हंसा। फिर से अपनी रानी के लिए लंच ले जा रहे हो? वो रायन को पसंद करती है, जानते हो, कोई उसके लेवल का, तुम्हारे जैसा मामूली नहीं। मैंने सीधे पूछा, मामूली से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ताना मारा, तुम एक नौकर के बेटे हो, रोज़ उसके साथ स्कूल आते हो और सोचते हो कि तुम उससे शादी कर सकते हो। होश में आओ, तुम जैसा बेवकूफ़ और बेकार लड़का, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी उसके घर के नौकर बनकर बिताओगे। उसके कपड़े धोना, फर्श साफ करना, उसके बच्चों के डायपर बदलना। मैं कड़वाहट से हंसा। एला ने तुम्हें बताया कि मैं एक नौकर का बेटा हूँ? मैं उसे पसंद करता था, सिर्फ इसीलिए मैंने उसे अपनी प्राइवेट कार में हर रोज़ स्कूल आने दिया था। लेकिन ना जाने कैसे सबकी नज़रों में एला एक अमीरजादी बन गई थी और मैं नौकर का बेटा। मेरा ऐसा सवाल सुनकर उसने आंखें घुमाई। जो भी हो, उसका लंच ले जाओ इससे पहले कि ठंडा हो जाए। वो फिर से हंसा। मेरे आसपास के लोग भी हंसने लगे। उस पिछलग्गू पर हंस रहे थे, उस बेवकूफ़ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की। घंटी बजी। मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन क्लास में वापस नहीं गया। मैं फूलों की क्यारी के पास बैठ गया और दोनों टाइम का खाना खुद ही खा लिया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था। बिना पैसों के अच्छा खाना तो सोचना भी बेकार था। हर बार मैं मार्केट के बंद होने का इंतजार करता और दूसरों की छोड़ी हुई सब्जियां उठा लेता था। मीट तो बस एक सपना था। दोनों प्लेट खाने के बाद भी मेरी भूख मुश्किल से शांत हुई। जब मैं क्लास में वापस आया तो पहली घंटी बज चुकी थी। एला ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी तक कहाँ थे? दवा कहाँ है? कैसी दवा? मैंने उसकी तरफ बेरुखी से देखा। जो अपनापन मैं उसके लिए दिखाता था, अब उसका नामो निशान नहीं था। एला मुझे देखती रह गई। रायन के लिए एंटासिड्स। मैंने तुम्हें बताया था कि उसका पेट दर्द कर रहा है, बहरे हो क्या? तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? मैंने रायन की तरफ देखा, जो सच में कमज़ोर लग रहा था। रायन मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ क्यों खरीदूं? रायन की फैमिली अमीर नहीं थी, लेकिन जब से वो और एला करीब आए थे, वो उस पर पूरा ध्यान दे रही थी। जब भी मेरे पापा मुझे कोई अच्छी चीज़ देते, एला सीधा रायन को देती। यहाँ तक कि जो घड़ी रायन ने अभी पहनी है, वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी, मेरे पैसे इस्तेमाल करके। मेरी हर चीज़ का मज़ा ले रहे थे और मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे थे। एला ने कहा, जैक, तुम तमाशा करना चाहते हो, ऐसे ही करते रहो और फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। जल्द ही तुम मेरी माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाओगे। मैं उसे हैरानी से देखने लगा।
मुझे तुम्हारी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? मैंने गलत क्या किया? जब मैंने एला से बहस करने की हिम्मत की तो सब देखने लगे। इसकी हिम्मत कब से बढ़ गई? एला चौंक गई। वो मुझे घूरती रही, उन सभी पलों को याद करते हुए जब मैं उसके पास गिड़गिड़ाने आया था। उसने चेतावनी दी, ठीक है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैंने सर हिलाया। ठीक है। मैं अपनी सीट पर गया और बैठ गया, जैसे उसके शब्दों का मुझ पर कोई असर ही ना हुआ हो। बस एक आम आसान सी सहमति। ब्री, जो रायन के पास बैठी थी, तुरंत बीच में आई। एक्सक्यूज मी जैक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ कुछ दवा ही तो लानी थी, तुम वो भी नहीं कर सके? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा रायन की तबीयत ठीक नहीं है? मैंने ठंडी नजर से देखा। तो तुम जाकर ले आओ। ब्री गुस्से में बोली, ये तुम्हारा काम है। मैं क्यों जाऊं? मेरा रायन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरा काम क्यों है? ब्री ने मेरी तरफ इशारा किया। तुम एला के घर के नौकर हो, तुम्हारा यही काम है। इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं एला की तरफ मुड़ा। क्या तुम सबको बताती फिरती हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ? जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एला थोड़ा हिचकिचाई। जाहिर है ये ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने सीधे सीधे कही हो। लोगों ने बस अंदाज़ा लगा लिया था। उसे हर रोज़ एक लग्जरी कार में आते देखकर उसने बस कभी उन्हें ठीक नहीं किया। वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि उसका बाप सिर्फ एक ड्राइवर है, कि वो एक ड्राइवर की बेटी है। और अब ना जाने कैसे मैं ही तमाशा कर रहा था। एला पास आई। वो मेरे पास बैठ गई। ठीक है, दवा भूल जाओ, मैं खुद ले आऊँगी। उसे लगा कि ये बस जेलसी है। मेरा रायन के लिए कुछ भी करने से मना करना उसे पाने की कोशिश है। उसने मेरी तरफ देखा। तो खाना कहाँ है? दवा नहीं लाया चा, लेकिन तुमने लंच तो लिया है ना? किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे 2 ट्रेज लेते देखा है। मैंने शांति से कहा, मैंने खा लिया। क्या? तुमने दोनों खा लिए? वो ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उसका अपमान किया हो। मैंने सर हिलाया। सामने बैठे बच्चे नफरत से मुड़कर देखने लगे। तुम जानवर हो क्या? तुमने 2 पूरी ट्रेस खा ली। उन्हें एला की चापलूसी करने और मुझे नीचा दिखाने की आदत थी, और पहले मैं उन्हें सहता था। वो एला के दोस्त थे और मैं उनसे अच्छे से रहना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत शेमशील था। जब भी एला उन्हें कुछ खिलाती थी तो पैसे मेरे ही जाते थे। मैंने शांति से कहा, मैंने अपने पैसे खर्च किए, 2 ट्रेज या 20 ट्रेज, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सामने बैठे बच्चे चुप हो गए, उनके चेहरे उतर गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, उसके अपने पैसे? क्या एला की फैमिली उसके सारे खर्चे नहीं उठाती? लेकिन एला पहले से ही गुस्से में थी, खासकर इस बात पर कि मैं उसके लिए लंच नहीं लाया था। उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसका गुस्सा बढ़ गया। जैक, तुमने ये खुद किया है, उसने कहा। देखते हैं तुम ये कब तक कर पाते हो। वो उठी और अपना सामान उठाया। फिर ब्री से कहा, मुझसे सीट बदल लो, तुम इसके पास बैठो। जब भी वो नाखुश होती यही उसकी सज़ा होती थी, मेरे पास बैठने से मना कर देना। आखिरकार मैंने उस सीट के लिए मिन्नतें की थीं। उसे मेरा ट्यूटर बनना था, मेरे पास बैठकर मुझे पढ़ाई में मदद करनी थी। लेकिन अब सोचता हूँ उसने मुझे कभी एक बार भी नहीं पढ़ाया। उसने सिर्फ मुझे हुक्म दिए। उसे लगा कि इससे मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एला ने खाना नहीं खाया था। रायन अभी भी पेट दर्द से परेशान था। वो पास ही बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था, खिड़की के पास बैठे मुझ पर नजर डाल रही थी। इस बार एला सच में गुस्से में थी। वो पहले से ही प्लान बना रही थी कि जब मैं माफ़ी मांगने आऊँगा तो वो क्या करेगी। स्कूल के बाद मे बैग गेट पर इंतजार कर रही थी। मैं सीधा उसकी तरफ गया, बिना इधर उधर देखे। अब तक पूरे स्कूल को पता चल गया था